हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत ने ब्रह्मोस निकाला तो गिड़गिड़ाने लगा तुर्की विदेश मंत्री। घुटनों पर बैठकर कहने लगे हमें गलत मत समझो, हमको एक चांस दो। बताएंगे क्या है खबर दोस्तों, क्यों भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से तुर्की की हालत खराब हुई है दोस्तों। उधर बताएंगे क्या नेपाली लामी छानी के दिल्ली दौरे के बाद अब क्या बालेंद्र शाह भी आएंगे भारत। बताएंगे सबसे बड़ी अहम जानकारी, एक्सक्लूसिव अपडेट दोस्तों। उधर कुवैत एयरपोर्ट अटैक में भारतीय की मौत पर मचा बवाल, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं दोस्तों, मौत के 4 महीने बाद होगा खामेनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इनको बताएंगे दोस्तों क्या है डेट, किस तारीख में ऐसा होने वाला है और क्यों अब तक मौत के 4 महीने बाद तक भी उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया था। वही ममता बनर्जी के बर्बाद होने की सबसे बड़ी कहानी आपको बताएंगे दोस्तों। टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत की खबर, ममता बनर्जी के सामने अस्तित्व का खतरा। वहीं इतने तारीख से अब पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए जरूरी होगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बताएंगे कौन सा वो राज्य है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं दोस्तों तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की निरंतर बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जियो पॉलिटिक्स में भारत का दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि पंगे लेने वाले देश भी अब नई दिल्ली के सामने घुटने टेक रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल तुर्की है दोस्तों। ये वही देश है जो हमेशा कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का अंधा सपोर्ट करता था और उसे खतरनाक ड्रोन सप्लाई करता था। हाल ही में भारत ने कूटनीति का ऐसा पासा फेंका कि तुर्की अपने घर के पास ही घिर गया। जी हाँ, अब उनके तेवर पूरे तरीके से ढीले पड़ गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाफान फिदान अब गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में भारत को शांति संदेश भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें गलत मत समझो, प्लीज एक मौका और दो। जी हाँ दोस्तों, आप भी कहेंगे क्या है जानकारी। दरअसल सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भारत के लिए एक बड़ा शांति संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती को भारत के खिलाफ दुश्मनी के तौर पर बिल्कुल भी ना देखा जाए। उन्होंने भारत से अपील की है कि हमें गलत मत समझो और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मौका और दो। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सिंगापुर के रेफल्स होटल में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के एक लेक्चर में भारत के सामने गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस बात पर नाराज या रूठ रहा है कि किसी देश के पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, तो दुनिया में ऐसे बहुत से देश है पाकिस्तान के साथ हमारे भाईचारे वाले रिश्ते अनोखे नहीं है। भारत के साथ द्विपक्षीय स्तर पर हमारा कोई विवाद नहीं है, इसीलिए हम भारत से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले को किसी अलग नजरिए से बिल्कुल भी ना देखें। फिदान ने आगे कहा कि तुर्की और भारत के बीच सहयोग करने और आपसी फायदे के लिए बहुत कुछ है और हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अचानक से तुर्की भारत के सामने भारत के लिए नर्म तेवर में कैसे बात कर रहा है। तो आपको बता दें, तुर्की के नरम तेवर की सबसे बड़ी वजह है भारत और साइप्रस के बीच बढ़ती नजदीकियां। पिछले महीने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स भारत दौरे पर आए थे, जहां दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। तुर्की ने साल 1974 से साइप्रस के 1/3 हिस्से पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। और अब खबर आ रही है कि तुर्की के खतरों से निपटने के लिए साइप्रस भारत से खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइलें और घातक नागास्त्र एक सुसाइड ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। भारत ने जैसे ही तुर्की के दुश्मन के हाथों में ब्रह्मोस थमाने का संकेत दिया, वैसे ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के खेमे में हड़कंप मच गया। दोस्तों, तुर्की के सरकारी मीडिया ने तो इसे भारत का तुर्की के खिलाफ अघोषित युद्ध तक करार दे दिया। तुर्की मीडिया ने कहा कि भारत का साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देना, ये समझ लो कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। यह असली वजह है दोस्तों, भारत को पता है कि कहां पर किसका टेटुआ दबाना है। अब ऐसे में तुर्की की बिल्कुल कमजोर नस पकड़ ली भारत ने, जिसके बाद अब नाचता दिखाई दे रहा, घुटनों पर आ चुका है तुर्की दोस्तों, और अब भारत से एक मौके की मांग कर रहा है। इसे कहते हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी, असली विदेश नीति, कि किसी देश को अगर मजा चखाना है तो उसके पड़ोसी से दोस्ती करो, उनके दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ अपने आप। दुश्मन को मजबूत होता देख अगले की अकल ठिकाने आ जाएगी और वही किया अपने
भारत ने। दोस्तों पिछले अप्रैल आपको याद होगा पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जब 26 लोग मारे गए थे तो भारत ने उन आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस वक्त तुर्की ने भारत के इस कदम की भयंकर निंदा की थी और पाकिस्तान को खुलकर सैन्य सहायता और हथियारों से लैस लड़ाकू बैरक्तार ड्रोन दिए थे। भारत इस धोखे को भूला नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए तुर्की के धुर विरोधी देशों यानी ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा दी, जिससे तुर्की के चारों तरफ से घिरने का खतरा पैदा हो गया है। भारत ने बिना किसी सैन्य टकराव के सिर्फ कूटनीति और ब्रह्मोस के दम पर तुर्की को घुटनों पर ला दिया है और अब तुर्की भारत से रिश्ते सुधारने की भीख मांग रहा है। तो यह है भारत की कूटनीति। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और भारत के इस वर्ल्ड डिप्लोमेसी से आप खुश हैं तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया जिन्होंने वो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। एक सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामी छाने इस समय भारत दौरे पर हैं। रवि लामी छाने के दिल्ली दौरे से नेपाली मीडिया काफी खुश है। दोस्तों अब जानकारी सामने आ रही है कि बालेंद्र शाह भी आ सकते हैं दिल्ली। आपको बता दें रवि लामी छानी ने बुधवार को दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। बैठक में दोनों नेता नेपाल भारत संबंधों को नई दिशा देने पर सहमत हुए हैं। बॉर्डर विवाद के बीच लामी छाने को भारत में मिले सम्मान और नरेंद्र मोदी जी के साथ सकारात्मक बैठक से नेपाली मीडिया खुश है। नेपाली मीडिया ने संकेत दिया है कि लामी छाने की बैठक से पीएम बालेंद्र शाह के भारत दौरे का रास्ता खुल सकता है। दी काठमांडू पोस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रवि लामी छाने की बैठक पर रिपोर्ट की है। यह बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली है। इस बैठक में लामी छाने ने मोदी से कहा है कि उनकी पार्टी पर कोई राजनीतिक बोझ नहीं है, ऐसे में वो भारत के साथ संबंधों को एक नए तरीके से विकसित करना चाहते हैं। बैठक में सीमा विवाद जैसे कुछ विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। नेपाली प्रतिनिधि ने कहा है कि हो सकता है कि भारतीय पक्ष ने निजी तौर पर अपनी चिंता व्यक्त की हो, लेकिन यह मुद्दा औपचारिक चर्चा या सार्वजनिक ब्रीफिंग में शामिल ना हुआ हो। लामी छानी उन नेताओं में से है जिनका भारत सरकार ने इतना भव्य स्वागत किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को अपना सम्मान संदेश भेजा है। बैठक में शामिल नेपाली प्रतिनिधि के मुताबिक मोदी जी ने लामी छानी से कहा कि उन्हें पहले ही निमंत्रण भेज दिया है। मैं दिल्ली में बालेंद्र शाह का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मीटिंग के बाद लामी छानी ने कहा कि मोदी जी के साथ 1 घंटे की सार्थक बातचीत मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। यानी कि दोस्तों लामी छाने के सकारात्मक दौरे के बाद आप कह सकते हैं कि अब बालेंद्र शाह को लेकर उनके भारत यात्रा को लेकर पॉजिटिव तरीके से आने के लिए रास्ता खुल चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि बालेंद्र शाह सबसे पहले अब भारत की ही यात्रा करें, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये देखने वाली बात रहेगी। साथ में जानकारी ये भी है कि लामी छाने के बाद अब खनाल भी आएंगे भारत। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक अब जो है नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल 6 जून को आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के निमंत्रण पर खनाल का 3 दिवसीय भारत का दौरा होने वाला है। 27 अप्रैल को बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री नियुक्त होने के बाद खनाल का भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। दोस्तों खनाल अपनी दिल्ली इस यात्रा के दौरान जयशंकर जी के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले मॉरिशस में वो 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में जयशंकर जी और खनाल की मुलाकात हुई थी। मॉरिशस में खनाल और जयशंकर जी ने बदले हुए संदर्भ में नेपाल भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी। नेपाली मीडिया का कहना है कि सीमा विवाद के कारण नेपाल भारत द्विपक्षीय संबंधों में कुछ तनाव है। ऐसे में विदेश मंत्री खनाल इसे सुलझाने के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। पीयूष गोयल के साथ खनाल की पेट्रोलियम पाइपलाइन के विस्तार और नेपाल को चीनी निर्यात पर भारत के प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की उम्मीद है। दोस्तों उधर बता दें बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर, कुवैत एयरपोर्ट अटैक में भारतीय की मौत पर मच गया बवाल। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा बंद करो ये सब। वहीं IRGC ने अटैक करने के बाद कहा कि हमने अमेरिकी कार्रवाई का बदला ले लिया। जी हां दोस्तों कुवैत में भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक्स पर जानकारी दी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कम से कम 63 अन्य लोग घायल हुए हैं। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल सनद ने कहा कि 63 घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें गंभीर चोटें भी शामिल है, जैसे सिर में चोट, सेरेब्रल हेमरेज, अंग कटना और धमाके से लगी चोटें हैं। उन्होंने आगे बताया कि एयरपोर्ट पर 25 एम्बुलेंस भेजी गई थी। ईरान के हमले के बाद पीड़ितों के लिए भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट कर अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वो कुवैती अधिकारियों के साथ करीबी तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार और हमले में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद और सहायता दी जा सके। वहीं सिविल एविएशन ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजही ने बताया कि टर्मिनल 1 पर हमलों के
कारण जान माल का नुकसान और हवाई अड्डे की सुविधाओं को क्षति पहुंचने के बाद कुवैत ने बुधवार को अपनी हवाई सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह हमला एक ईरानी तेल टैंकर और एक द्वीप पर अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बदले में किया गया है। ईरान ने यह हमला अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक सबक देने के इरादे से किया है ताकि भविष्य में अमेरिका और इजराइल ऐसी कार्रवाई न कर सके। लेकिन इसमें चौंकने वाला सवाल तो यही है कि इसमें भारतीय की भी मौत हुई है। दोस्तों, अगर ईरान को अटैक ही करना था तो कम से कम लोगों को जाने देते। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय काफी गुस्से में दिखाई दिया। दोस्तों, कहने लगा बंद करो ये सब। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा का तुरंत खात्मा होना चाहिए। भारत सरकार ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि चाहे हालात जैसे भी हो, आम जनता और उनके इस्तेमाल में आने वाले हवाई अड्डों जैसी जगहों को युद्ध या हमलों का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत ने इस हमले को मानवता के खिलाफ बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग की है। वही मंत्रालय ने आगे बताया है कि इस पूरे इलाके में जितने भी भारतीय दूतावास हैं उन सभी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है ताकि वे वहां मौजूद हमारे लोगों की 24 घंटे मदद कर सकें। इससे खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की काफी चिंता भी बढ़ी है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, मौत के 4 महीने बाद होगा खामेनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 2 करोड़ लोग जनाजे में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के लगभग 4 महीने बाद उन्हें दफनाया जाएगा। खामेनेई को उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के चर्चित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुताबिक खामेनेई को 21 जून के आसपास आखिरी विदाई दी जा सकती है। 28 फरवरी को तेहरान में उनके आवास पर हुए अमेरिका इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई थी। उनका राजकीय अंतिम संस्कार पहले 4 मार्च को होने वाला था, लेकिन युद्ध की वजह से इसे टाल दिया गया। अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। लोगों को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। खामेनेई का मुख्य अंतिम संस्कार समारोह तेहरान में होगा, जो कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम लेकर जाया जाएगा और फिर मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां इमाम रजा के बंदरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। तेहरान नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि दफन से पहले खामेनेई के पार्थिव शरीर को कुम और मशहद की सड़कों पर अंतिम यात्रा के रूप में लेकर जाया जाएगा। ये जानकारी IRGC के एक बयान में दिया गया है। अगर खामेनेई के जनाजे में वास्तव में 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं तो ये इस्लामी गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई के 1989 वाले रिकॉर्ड से भी कहीं बड़ा आयोजन होगा। दोस्तों, क्योंकि 1989 में अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई के जनाजे में करीब 1 करोड़ यानी 10 मिलियन लोग शामिल हुए थे। ये उस समय ईरान की कुल आबादी का लगभग 6वां हिस्सा था, जबकि उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था। तब 1 करोड़ लोग जुटे थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं इनके में 2 करोड़ लोग जुटना, उस हिसाब से तो काफी कम ही होगा। लेकिन अगर 2 करोड़ भी नहीं जुटते हैं तो फिर बात कुछ और ही होगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंची वेनेजुएला की प्रेसिडेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करेंगी मुलाकात। उनके सारे मूवमेंट पर ट्रंप की है पैनी नजर। दोस्तों, बता दें, वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने भारत दौरे पर बुधवार को पहुंची। उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। ऐसे में एनर्जी सेक्टर पर बातचीत संभव बताई जा रही है। थर्सडे यानी 4 जून की सुबह 9:45 पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के साथ मुलाकात हो रही होगी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में सुबह 11:30 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर रही होंगी। वहीं दोपहर 1:45 पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट जाएंगी, जहां वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। दोस्तों, इस यात्रा का मकसद कार्यवाहक राष्ट्रपति रॉड्रिगेज पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में आगे सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, तो वहीं नेक्स्ट खबर चौंका देने वाली जानकारी आपको बता दें, लश्कर हेडक्वार्टर के बाहर लगा पहले और बाद का बोर्ड। भारतीय स्ट्राइक, पुनर्निर्माण और फंडिंग के दावों पर बढ़ी चर्चा। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ध्वस्त हेडक्वार्टर मरकज तैयबा के परिसर के बाहर एक बोर्ड लगाया है। बोर्ड में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक से पहले की तस्वीर और स्ट्राइक के बाद अगले दिन हेडक्वार्टर की ध्वस्त हालत की तस्वीरें दिखाई गई है। बोर्ड पर दोनों तस्वीरों के साथ परिसर को सरकारी मस्जिद उज्म उल कुरा नांगल सदन, मुरिद के
बताया गया है भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक को 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। फिलहाल लश्कर तैयबा ने अपने ध्वस्त हेडक्वार्टर के निर्माण का काम नहीं शुरू किया है। पहले जिस जगह पर एक समय पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर की 2 इमारतें खड़ी हुआ करती थी वो आज भारतीय मिसाइल स्ट्राइक में तबाह हो चुकी थी। इस इमारतों को फिर से पिछले साल सितंबर में जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया था और पूरा परिसर इस समय खाली प्लॉट में तब्दील हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक वैसे तो पिछले साल इमारत के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो जाना था, जैसे जैश ए मोहम्मद ने अपने बहावलपुर स्थित हेडक्वार्टर की मरम्मत का काम शुरू किया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार से मिले मरम्मत के 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों को लेकर लश्कर तैयबा ने हथियार खरीदने और अपनी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग के काम में लगा लिया और आज तक पुनर्निर्माण का काम नहीं शुरू हुआ। दोस्तों वहीं आपको बता दें पाकिस्तान चीन की उड़ने वाली है नींदें। भारत के दोस्त रशिया ने भेज दिया चौथा सुदर्शन चक्र। जी हां, पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ सकती है क्योंकि भारत के दोस्त रशिया ने वादा निभाते हुए चौथा सुदर्शन चक्र भेज दिया है। ये सुदर्शन चक्र भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा देगा। भारत के इस सुदर्शन चक्र S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। डिफेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि रशिया से S-400 एक जगह पर भारत पहुंचा। ये जल्द ही तैनाती के लिए तैयार हो जाएगा, यानी जल्द ही इसकी तैनाती चीन या पाकिस्तान बॉर्डर पर की जा सकती है। बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2018 के एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसके तहत भारत को रशिया से S-400 के 5 स्क्वाड्रन मिलने थे। जी हाँ दोस्तों, उधर आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप के पागल कहने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने तोड़ी चुप्पी, जल्द मामला सुलझने की जताई उम्मीद। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन कॉल पर बहस को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चुप्पी तोड़ी है। नेतन्याहू ने माना है कि इजरायल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका के प्रेसिडेंट उन पर चिल्लाए और उनको पागल कहा। हालांकि इजरायली पीएम ने इसके बहुत गंभीर नहीं होने का दावा करते हुए इसे परिवार के 2 लोगों के बीच के मतभेद के जैसा बता दिया। नेतन्याहू के साथ बातचीत में इजरायल के लेबनान में हमले जारी रखने से ट्रंप झल्ला गए थे और उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक टीवी इंटरव्यू में बुधवार को बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया गया था कि ट्रंप ने आपको सन की पागल यानी इंग्लिश में उल्टा कहा जाता है जो हम कह भी नहीं सकते दोस्तों। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छे परिवारों में कई बार ऐसा होता है कि हमारे बीच कुछ टेक्निकल मतभेद होते हैं लेकिन हम हमेशा उन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हम सुबह असहमत होते हैं तो दोपहर तक हमारे पास एक कॉमन एक्शन होता है। ट्रंप के बेंजामिन नेतन्याहू पर चिल्लाने का खुलासा एक अमेरिकी अखबार ने किया था। इसके बाद बुधवार को ट्रंप खुद ने माना कि वो नेतन्याहू पर झल्ला गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये परिवार में 2 लोगों की बहस के जैसा है जिसे सुलझा लिया जाएगा। हालांकि 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में गाली गलौज की सीमा तक बात पहुंच जाने का ये अपनी तरह का गंभीर मामला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें जानकारी ये भी सामने आ रही हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज पर बड़ी खबर आई है। ईरान के सरकारी टीवी ने ऐलान कर दिया है कि अब 24 घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक। जी हां दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच फिर से जंग की स्थिति के बीच दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से राहत भरी खबर आ रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच वैश्विक तेल संकट के कम होने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने घोषणा की है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए 24 घंटे ट्रांजिट सर्विस प्रदान की जाएगी। ईरान के फैसले के बाद अब इस समुद्री रास्ते से तेल और अन्य जहाजों की आवाजाही दिन रात बिना रुके हो सकेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बेहतर होने और कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें चीन की निकलेगी हेकड़ी एक कदम से चरमरा जाएगी इकोनॉमी। भारत का ये प्रोजेक्ट बनेगा हॉर्मुज जैसा चौक पॉइंट। दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है। ये इंडियन मैनलैंड के मुकाबले थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के तटों के अधिक पास स्थित है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने हांगकांग के आकार के इस द्वीप का दौरा नहीं किया है। भारत इस द्वीप पर पूर्ण जनगणना नहीं कर सकता है। इसकी आबादी अनुमानों पर निर्भर है। नए अनुमानों के मुताबिक यहाँ 10,000 से भी कम लोग रहते हैं। आपको बता दें आखिर क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार ने इस द्वीप को हिंद महासागर में एक प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक चौकी में बदलने की योजना के लिए बनाई थी, जिसके लिए $11 अरब का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये योजना अब राजनीतिक तूफान से घिरी है। सरकार ने ग्रेट निकोबार पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और 3,50,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए एक टाउनशिप बनाने की योजनाओं को हरी झंडी दे दी। सरकार का कहना है कि इससे समुद्री व्यापार में आर्थिक लाभ पहुंचेगा। दोस्तों, उधर बता दें
भारत ने हॉर्मुज को किया बाईपास। ओमान के साथ हुई गेम चेंजर डील दोस्तों। पिछले साल के आखिर में जब भारत और ओमान ने आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह समझौता इतनी जल्दी भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित होगा। उस समय ना तो ईरान के साथ कोई युद्ध चल रहा था और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद था, लेकिन अब हालात पूरे तरीके से बदल चुके हैं और 1 जून से लागू हुआ यह समझौता भारत के लिए हॉर्मुज के विकल्पों की तरह बनाया गया है। इस समझौता भारत को ओमान के व्यापारी और ऊर्जा मार्गों तक पहुंच दे रहा है दोस्तों। इस साल फरवरी में ओमान के सुल्तान ने इस समझौते को अपना समर्थन दिया था। इसके तहत ओमान अपने 98% टैरिफ लाइनों पर भारत के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर देगा। इससे भारतीय निर्यातकों को तत्काल प्राथमिकता के साथ मार्केट एक्सेस मिलेगा। कपड़ा, चमड़ा, दवा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे कई भारतीय उत्पादों का इसका सीधा लाभ मिलेगा दोस्तों। हॉर्मुज स्ट्रेट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। भारत के करीब 45% कच्चे तेल, 55% LNG और 90% LPG आयात इसी समुद्री मार्ग से होकर आते हैं। ऐसे में इसका बंद होना भारत के लिए भारी चुनौती बन गया है। मंगलवार को ईरान ने लेबनान में इजराइल के कथित युद्ध विराम उल्लंघनों का हवाला देते हुए हॉर्मुज को पूरे तरीके से बंद करने की धमकी दी थी। उधर बता दें, चीन को यूरोप के इस देश ने दिया करारा जवाब। कहा, ड्रैगन हमें ना बताए कि हम किससे रिश्ते बनाएं। जी हां, ताइवान को लेकर चीन के द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों पर यूरोपीय देश चेक गणराज्य ने करारा जवाब दिया है। चेक गणराज्य की सीनेट के अध्यक्ष मिलोस विस्ट्रिचल ने ताइवान दौरे के दौरान चीन के उस विरोध को सख्ती से खारिज कर दिया जिसमें बीजिंग ने प्राग और ताइपे के बीच बढ़ते संबंधों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने साफ कहा कि चीन को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि चेक गणराज्य किस देश या क्षेत्र के साथ संबंध बनाएगा। ताइवान की संसद में स्पीकर हान कुओ-यू के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में विस्ट्रिचल ने कहा कि ताइवान और चेक गणराज्य दोनों ही संप्रभु और लोकतांत्रिक इकाइयां हैं जो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य अपने मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का फैसला स्वयं करेगा और किसी बाहरी शक्ति के निर्देशों पर नहीं चलेगा। विस्ट्रिचल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्राग स्थित चीनी दूतावास ने उनके ताइवान दौरे की आलोचना करते हुए इसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। वहीं दोस्तों, कतर के बाद अब सऊदी भेजे गए विपुल। कौन है ये अधिकारी जिसे मिडिल ईस्ट के देशों में मिलती है जिम्मेदारियां? जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में पहली बार किसी हिंदू अफसर को बनाया गया राजदूत। भारत सरकार ने अनुभवी राजनयिक विपुल को सऊदी अरब में देश का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। वर्तमान में वो कतर में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि वो जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे। राजनयिक विपुल भारतीय विदेश सेवा बोले तो IFS के 1998 बैच के एक सीनियर अधिकारी है। उन्हें खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया के मामलों का अच्छा खासा अनुभव है। अपने करियर के दौरान उन्होंने काहिरा, कोलंबो, जिनेवा और दुबई सहित कई महत्वपूर्ण भारतीय मिशनों में सेवाएं दी है। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों, विकास सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निरस्त्रीकरण तथा मीडिया मामलों जैसे तमाम विषयों पर काम किया है। ऐसे में ऑल द बेस्ट आप लोग कमेंट में इनको जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें अगली खबर, बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल दोहराने की तैयारी। TMC में बड़ी बगावत, ममता बनर्जी के सामने अस्तित्व का संकट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजय दिखने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी TMC आज अपने अस्तित्व के सबसे गंभीर आंतरिक संकट से जूझती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शुरू हुआ असंतोष अब खुले शक्ति संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है। पार्टी से निष्कासित नेता ऋतब्रज बनर्जी का यह दावा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बागी खेमे को अलग विधायी दल के रूप में मान्यता दे दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा उस संख्या की हो रही है जो TMC का भविष्य का फैसला कर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के कुल 80 विधायक है और दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी समूह को वैध रूप से अलग पहचान हासिल करने के लिए कम से कम 54 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बागी खेमे का दावा है कि उसके साथ 60 विधायक हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह केवल बगावत नहीं बल्कि TMC के भीतर सत्ता संतुलन बदलने वाली घटना भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, चुनावी हार के बाद किसी भी राजनीतिक दल में आत्ममंथन और असंतोष स्वाभाविक होता है, लेकिन TMC में यह असंतोष संगठनात्मक चुनौती में बदलता दिख रहा है। 1 दशक से अधिक समय तक बंगाल की राजनीति पर एक छत्र प्रभाव रखने वाली पार्टी पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंची है जहां उसके अपने विधायक नेतृत्व के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में टूट के बीच कल ED की पूरी टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। दोस्तों, वहां उन्हें 15 जून को दफ्तर में पेश होने का नोटिस दिया गया है। वहीं
केंद्र सरकार आते ही सौरभ गांगुली की सुरक्षा में कटौती। ममता सरकार में मिली थी जेड सिक्योरिटी। जी हां, पश्चिम बंगाल में सत्ता में बदलाव का असर सौरभ गांगुली की सुरक्षा पर भी पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गांगुली की सुरक्षा को जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी कर दिया गया है। सौरभ गांगुली फिलहाल पश्चिम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि बंगाल में नई सरकार बनने के बाद कई नेताओं और सांसदों की सुरक्षा में भी कटौती हुई है। तो वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर में आगामी 1 अक्टूबर से पीयूसीसी बोले तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो ईंधन भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये व्यवस्था अब लागू किया जाएगा 1 अक्टूबर से। एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के मुद्दे पर मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 के दौरान एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर में 30 से 35% तक कमी को लेकर आना है। ऐसे में 1 अक्टूबर से जिनके पास भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा दोस्तों, उनको डीजल या पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। वहीं लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।